रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम जो 5000 की सीरीज कर रहे थे बेस्ट जो आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए है, उसमें हमारा पार्ट नंबर 17 वीडियो है। और कल हमने देखा था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में देखा था। और फिर हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और उस पर आधारित आपके कुछ प्रश्न। ठीक है, आज हम देखेंगे आपका जो केपलर ने क्या नियम दिए थे उनको, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और गुरुत्वीय बल के अधीन यानी कि ग्रेविटी के अंडर जो आपके मोशन होती है वो किस प्रकार से होती है। और यहां से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। पलायन वेग क्या होता है, आज हम जो आपका ग्रेविटी है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और कल इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे रेलवे भर्ती परीक्षा में उनको करेंगे। तो आज हम जो ग्रेविटी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है खेमराज और वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे बस यही निवेदन है कि आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए हमारे इस चैनल को, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है देखिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए त्वरण क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं आपका त्वरण। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण आपकी जो वस्तुएं हैं उनका जो वेग में चेंज होता है, यानी ग्रेविटी के कारण आपकी किसी वस्तु है उसका वेग में चेंज होना आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपके सामने ज्ञात करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपकी जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, जो कैपिटल M है वो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कैपिटल M है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी कि मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपका है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हम गिरा रहे हैं ऊपर से, उसका जो द्रव्यमान है वो आपका स्मॉल m है, यानी कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास है, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हमको एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। उस किसी वस्तु को हमने ऊपर से छोड़ा तो उस पर कितना आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कितना गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसके हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर और इसके आज जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका मान कितना है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखिए हमने गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वीय जो बल होता है वो आपका होता है कैपिटल F बराबर G। और देखिए वहां M1 M2 था ना, M1 क्या M2 क्या थे, वहां पर जो दो वस्तुएं थी उनका द्रव्यमान। तो यहाँ पर दो वस्तुएं, एक तो हमने पृथ्वी ली है M और दूसरा हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है तो स्मॉल m बटे r²। ठीक है, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि जो F होता है वो आता है फोर्स, और फोर्स गति के सेकंड नियम से हम जानते हैं F बराबर होता है ma। ठीक है, तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा ma, लेकिन ma कौन सा लेंगे हम पृथ्वी पर हमारे ऑब्जेक्ट के लिए लेने वाले हैं F बराबर ma, तो F बराबर क्या हो जाएगा ma। लेकिन ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है कि a जो है ना वो एक्सेलरेशन है, तो गुरुत्वीय एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर हम g मान लेते हैं mg। ठीक है, तो देखिए F बराबर ma की जगह रख जाएगा mg बराबर g m स्मॉल m अपॉन r²। इस स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो यहाँ पर देखिए g की वैल्यू आ गई g बराबर Gm अपॉन r²। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ग्रेविटी दिख रहा है, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ठीक है, और यहां से आपके रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो तो आपको मैं कराऊंगा। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, उसकी त्रिज्या इसकी आधी है, तो बताइए उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। हम ज्ञात कर सकते हैं ना, इसमें वैल्यू रख के बिल्कुल करेंगे। जो भी आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, लाइट गई,
सो गाइस इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम गांव में रहता ही है, कभी भी चली जाती है। नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूं फिर भी यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक आपका देखिए क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको तो आपको करवाऊंगा। तो देखिए ये यहां से है ना, इस जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। देखिए यहां पर हम स्मॉल जी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो देखिए ये होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या होता है आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि 6.67 10 की पावर -11 इनटू देखिए एम जो होता है मास ऑफ अर्थ, यानी कि आपका पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, याद रखना है आपको हमेशा 6 × 10 की पावर 24 होता है, 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान हमेशा होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रेडियस जो होती है वो पृथ्वी की होती है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। 6400 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 64 से आपके 1000 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9.8, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 9.8, ठीक है। वैल्यू मैंने बिल्कुल सही रखी है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे आपको पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे और आप जी की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ये आपके आती है 9.8, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आती है। और इसको हम कई बार 10 के बराबर भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हम 10 लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए हम आप देखते हैं जो आपका जी होती है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसको हम 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी वैल्यू आपकी आती है 9.8, लेकिन आप इसको 10 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा गुरुत्वीय त्वरण कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस प्रकार से आता है, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर इसकी वैल्यू इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो ग्रेविटी होती है वो अलग अलग ग्रहों पर कैसे कैसे होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रेविटी होती है गुरुत्वीय त्वरण उसकी वैल्यू आपके कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए एक चीज तो हम पहले पृथ्वी के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बारे में ही, ठीक है। तो देखिए जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी का जो आपका कक्ष होता है, पृथ्वी की जो कक्षा होती है ना, मतलब जो पृथ्वी परिक्रमा करती है उसकी कक्षा होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी जिस कक्षा में चक्कर लगाती है ना उसका जो आकार होता है वो आपका दीर्घवृत्ताकार टाइप का होता है, और दीर्घवृत्ताकार कक्ष ऐसा ही होता है। अब इसमें देखिए जो त्रिज्या होती है ना जी आपके, ये तो भूमध्य रेखा आप जानते हैं, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा होती है ये, ठीक है, इक्वेडोर। और ये आपकी होती है, इसको आप बोलते हैं ऊपर जो होते हैं ये, इनको बोलते हैं ध्रुव यानी कि पोल्स, ठीक है, ध्रुव या पोल्स इनको बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल जी का जो वैल्यू होती है कहां पर ज्यादा होता है कहां पर कम होता है, ये यहां पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आपकी त्रिज्या है ना, देखो ये जो त्रिज्या है उसका मान आपके कम है, जबकि ये जो त्रिज्या है इसका मान ज्यादा है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो जी होता है जी आपका प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी होगी जी का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि यहां पर भाग लगेगा जो वैल्यू आएगी। तो आप यहां पर सोचिए कि यहां पर जो त्रिज्या है ये इसकी वैल्यू कम है तो यहां पर कम का भाग लगेगा तो जी का मान ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू हम लेते हैं, ये वाली मान लीजिए ए है ये बी है ना, तो सीधी सी बात अगर ये वाली त्रिज्या अगर हम लेते हैं भूमध्य रेखा वाली, तो भूमध्य रेखा में आपका आर का मान ज्यादा होगा, इसलिए आर ज्यादा संख्या का भाग लगेगा, और सीधी सी बात है ज्यादा संख्या का भाग लगेगा तो जी का मान कम प्राप्त होगा। इसलिए हमको आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम जो होता है वो आपके होता है पोल्स पर, कहां पर, पोल्स यानी कि ध्रुव पर। ध्रुव पर आपका जो जी का मान है सबसे ज्यादा होता है, और जो मिनिमम होता है वो आपके होता है भूमध्य रेखा पर यहां पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर यहां से आपके निकल के आता है कि इसकी वैल्यू किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोल्स जो होते हैं यहां पर आपका ध्रुव जो होते हैं वहां पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी ज्यादा होती है, लेकिन जो भूमध्य रेखा होती है उस पर आपकी जो ग्रेविटी होती है उसका मान क्या होता है आपका कम होता है। ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद हम बात करते हैं और ग्रहों पर जो ग्रेविटी आपका जी होता है। अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के केंद्र पर, यहां पर अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि सेंट्रल, ठीक है, सेंटर पर, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल पर, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो यहां पर जी जो होता है वहां पर 0 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्यों, है ना, क्यों, ठीक है। आपके पृथ्वी का केंद्र है ना, वहां पर जी की वैल्यू 0 होती है। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जी होता है वो इस प्रकार से कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जी ज्ञात करने का। लेकिन यहां पर आर क्या होता है, आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर हम पृथ्वी के केंद्र से ज्ञात करना चाहते हैं और पृथ्वी के केंद्र पर जो त्रिज्या होगी, सीधी सी बात, तो 0 होगी या नहीं होगी, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो आपके 0 होगी या नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर इसकी जो त्रिज्या होती है उसकी वैल्यू 0 होगी, 0 होगी नहीं होगी। इसलिए आपका आर का मान 0 होने से पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर आपका जो आर का मान है वो आपका 0 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आर का मान 0 कब होता है, वो जी का मान 0 कब होता है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्रहों की जिनके बारे में आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्रह पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाइट से आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कैसे चेंज होता है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि यहाँ पर अलग अलग ग्रहों पर आपका किस प्रकार से आपका ये चेंजेस होता है, ठीक है। चलिए और फिर हम देखेंगे हाइट से आपका कैसे चेंज होता है जो आपका ग्रेविटी होता है वो, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए हम बात करते हैं विभिन्न ग्रहों की। तो पहले आपको मैं बता दूं बुध ग्रह पर, ठीक है, बुध ग्रह यानी कि इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं बुध ग्रह को मरकरी, ठीक है। तो मरकरी जो होता है मरक्यूरी, तो मरकरी पर आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसकी वैल्यू होती है 3.7, ठीक है। आज तक वैसे आए नहीं, अलग फिर भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। शुक्र जो होता है यानी कि वीनस पर जो आपका होता है वैल्यू होती है 8.9, ये आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी जो होती है इसके बारे में आपको पता ही है, यानी कि अर्थ, और अर्थ पर जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 9.8, ठीक है। आगे बात करते हैं मंगल की यानी कि मार्स की, यानी कि मंगल पर, मार्स पर कितना होता है, तो मार्स पर जो होता है वो आपका होता है 3.7, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर की, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ठीक है। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर पर जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू होती है 23.1। ध्यान रखने सबसे ज्यादा ग्रहों पर आपके बृहस्पति पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है जो कि आपकी है तो 23.1। इसके बाद बात करते हैं शनि की यानी कि सैटर्न की। तो यहाँ पर देखिए सैटर्न जो होती है, सैटर्न, इस पर आपका जो ग्रेविटी होती है ना, वो आपकी होती है 9.0। इसके बाद बात करते हैं अरुण की, ठीक है। अरुण जो ग्रह है, अरुण जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, और इस पर जो होती है वो आपकी होती है 8.7। और आपका वरुण यानी कि नेपच्यून जो होता है, वरुण यानी कि आपका नेपच्यून, इस पर जो होती है वो आपकी होती है 11। और बात करते हैं प्लूटो की, ठीक है, प्लूटो है ना, जिसको आपके ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, इस पर जो वैल्यू होती है मात्र 0.7। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके कंसिडर हो सकते हैं कि किस ग्रह पर ग्रेविटी सबसे कम लगती है, आपका प्लूटो के ऊपर, है ना। अगर आप प्लूटो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मंगल पर ग्रेविटी सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी किस पे होती है, बृहस्पति के ऊपर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सीधी सी बात है क्यों होती है ना, आप सोच रहे होंगे सर बृहस्पति पर क्यों होती है, तो सीधी सी बात है बृहस्पति का आकार बहुत ही बड़ा है, बृहस्पति आपके सब ग्रहों में सबसे बड़ा होता है। और आपको पता है जो ग्रेविटी होती है जी बराबर क्या होती है, Gm/r²। सीधी सी बात है, मास, देखिए मास, क्योंकि m मास यानी कि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ग्रेविटी ज्यादा होगी। और आपको पता है प्लूटो का आकार छोटा है, छोटा सा है बेचारा, आकार भी वो आपका द्रव्यमान कम होगा, तो सीधी सी बात है स्मॉल जी का मान है आपका कम होगा। तो इस प्रकार से ये आपके ग्रह हैं और ये आपके इनकी ग्रेविटी के मान है, वह आज तक तो पूछे नहीं गए हैं, इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। चंद्रमा का भी आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा का जो आपका बहुत बार पूछा जाता है हमारी एग्जाम में, चंद्रमा यानी कि मून, और आपको पता है चंद्रमा का होता है
पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6, यानी कि पृथ्वी पर होता है 9.8 और भाग लगाएंगे इसमें 6 का तो 1.61, ठीक है, 1.61, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1.61 आपका होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके होते हैं और जिनके बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना कि जो प्लूटो होता है उसको 2006 में आपके जो ग्रह होते हैं यानी कि प्लैनेट उसकी श्रेणी से हटा दिया गया है, इसको आपका ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। इसको ग्रह के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों कंसीडर नहीं किया जाता, उसके कुछ कारण मैं आपको बता दूं। देखिए जो प्लूटो होता है उसका आकार आपका छोटा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्लूटो जो होता है उसका आकार होता है बहुत ही छोटा है। अगर हम प्लूटो को आपका ग्रह मानते हैं तो हमको और बहुत सारे ऐसे ही आपके पिंड है ना, आपके वायु आपके ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो उनको भी हमको ग्रहों का दर्जा देना पड़ेगा। एक कारण तो ये था। दूसरा, यह आपके जो परिक्रमा करता था तो सूर्य के जो आपका जो परिक्रमण आपका जो सौर मंडल है उसकी रेखा को, वक्र रेखा को काटता था, इसलिए इसको आपको जो ग्रह था उसके दर्जे से हटा दिया गया। अब इसको ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो हाइट पर कैसे डिपेंड करती है, यानी कि आपके जब हम धरती से ऊपर जाते हैं और धरती से नीचे आते हैं तो किस प्रकार से आपकी जो ग्रेविटी है उसमें चेंजेस होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हाइट के डिपेंड, यानी कि हाइट अगर बढ़ाते हैं किसी वस्तु की और अगर उसकी डेप्थ बढ़ाते हैं, यानी कि पृथ्वी से गहराई में अगर हम जाएं और पृथ्वी से अगर हम किसी ऊंचाई पर जाएं तो किस प्रकार से आपका जो ग्रेविटी होता है वो आपके चेंजेस होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ठीक है। आपका फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है, वैसे आपका डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, लेकिन वो आपने डेरिवेशन तो आता नहीं है, बस आपको छोटी चीज ध्यान रखनी है। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे उनमें आपका ज्यादा चीज नहीं पूछा जाता। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं पृथ्वी से अगर कोई ऑब्जेक्ट है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी वस्तु को उठाते हैं निश्चित ऊंचाई पर, यानी कि किसी हाइट पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो वहां पर आपका जो ग्रेविटी होता है मतलब G(h), ठीक है, यानी किसी हाइट पर आपने उठा रखा है हाइट पर, तो उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है G/1 + h/r इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है जब आपकी वस्तु है जिसको हमने h ऊंचाई पर रखा गया हो, ठीक है। जब हमने किसी वस्तु को h ऊंचाई पर रखा गया हो तो उस समय जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला होता है Gh = G/1 + h/r। यहाँ पर G क्या होता है, पहले जितना आपका गुरुत्वीय त्वरण था वो, हाइट जितनी है वो, और r क्या होता है, रेडियस। और जब आपने किसी वस्तु को गहराई में, ठीक है, गहराई में ले जाया जाए, पृथ्वी के अंदर अगर ले जाए तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कैसे बदलेगा, गहराई में आपका गुरुत्वीय त्वरण, अब उसको हम डेप्थ मान लेते हैं, मतलब डेप्थ, ठीक है, यानी कि इतनी गहराई में, तो उसको हम d से डिनोट कर देते हैं G(d), मतलब डेप्थ में जो आपका ग्रेविटी होता है वो, तो उसका जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है G1 - d/r, ठीक है। क्या होती है, ये आपका वैल्यू होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है जिससे हम ज्ञात करते हैं Gd = G1 - d/r, यानी कि d होता है डेप्थ, मतलब कितनी गहराई में, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर हम ले रहे हैं, और h क्या होती है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर हम ले रहे हैं। अब आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अब देखिए वहां पर आपको एक चीज बताती है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो आपका G होता है ना वो आपका 0 होता है। इसको हम इससे भी कर सकते हैं, देखो कैसे। डेप्थ का मतलब होता है कि आपका डेप्थ क्या होता है, डेप्थ का मतलब होता है आपका कि आपका कितनी आपने नीचे गहराई में लिया है। अगर हम इसकी त्रिज्या के बराबर गहराई में ले जाएं और आपका जो पृथ्वी है और पृथ्वी की त्रिज्या में हम उसको ले जाएं, मतलब d = r अगर हो जाए, तो देखो d = r अगर हो जाए ना तो जो Gd हो जाएगा वो आपका हो जाएगा G और 1 - 1, और ये 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम पृथ्वी से आपके पृथ्वी की जितनी गहराई है ना, उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई में चले जाएं तो वहां पर G का मान क्या होता है, 0। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। इन दोनों फॉर्मूले से हमको एक चीज सीखने को मिलती है, क्या, हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि यहाँ पर हाइट बढ़ाने पर भी और गहराई में जाने पर भी दोनों जगह आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में कमी आती है। कैसे, देखिए यहां पर देखिए अगर हम हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है, हाइट बढ़ाते हैं तो बताइए यहां पर हाइट जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, और जुड़ेगी, ये चीज जुड़ेगी और जुड़ के इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होके भाग लगेगा,
मतलब जी पहले जितना था, मान लीजिए 9.8 था, इसमें किसी संख्या का भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखो 1 प्लस है, इसका मतलब 1 से ज्यादा का भाग लगेगा। अब देखिए 1 का भाग अगर इसमें लगाते 9.8 आता, अब सीधी सी बात है 1 से ज्यादा तो आएगी वैल्यू, हमेशा आएगी नहीं आएगी, कुछ भी आए भाई पॉइंट में आए, लेकिन 1 प्लस है मतलब 1 तो ऐड होगा ही होगा, मतलब 1 में कुछ न कुछ ऐड होगा। और जब सीधी सी बात है आपका 9.8 में 1 से बड़ी संख्या का भाग लगेगा तो हमेशा 9.8 से कम ही प्राप्त होगी, इसलिए हाइट बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में कमी होगी। इसी प्रकार से अगर हम गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, मान लीजिए कितनी डेप्थ में गए, ठीक है, तो ये हमेशा 1 से माइनस होगी, ठीक है, तो 1 में से माइनस होगी, गुणा होगी, और मतलब 9.8 है और आपका पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 9.8 आएगा, लेकिन 1 में से कुछ भी माइनस हुआ, मान लीजिए 0.9 ही रह गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका वैल्यू है वो कम होगा नहीं होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे आप पृथ्वी से सतह से ऊपर जाओ या पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाओ, दोनों जगह ग्रेविटी होती है उसके मान में कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका था पृथ्वी से जब ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है कैसे चेंज होता है, और पृथ्वी से अगर गहराई में जाते हैं तो आपका गुरुत्वीय त्वरण कैसे चेंज होता है। वैसे अगर इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आया होगा उसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, आपका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो अगले हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब मुक्त पतन क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉल मुक्त पतन, ठीक है, मुक्त पतन, मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, देखिए अगर हम किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराते हैं, अगर हम किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराते हैं, अगर उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई अन्य फोर्स नहीं लग रहा हो, है ना, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में गिराएं, मान लीजिए ये एक मेरे पास से मार्कर है, मान लीजिए ये मेरे पास फोन है, ठीक है, गिराऊंगा तो नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है और कोई फोर्स नहीं लग रहा और कोई आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आपके नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों को गिराऊंगा तो दोनों आपके पृथ्वी पर समान टाइम में गिरेंगे। यानी कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने एक लोहे की बॉल है, कुछ भी है, उसको गिराया और एक कागज है उसको गिराया, तो बताइए अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो उस स्थिति में वस्तुएं दोनों पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लेंगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वस्तु को फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन अवस्था में गिराया जाता है तो उस स्थिति में आपका जो है, उस स्थिति में आपकी दोनों वस्तुएं समान रूप से गिरेंगी। और आपको ध्यान रखना है कि मुक्त पतन की स्थिति कहां पर होती है, मुक्त पतन की स्थिति होती है निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। निर्वात या जो आपका वैक्यूम होता है, वैक्यूम, इसमें आपके पॉसिबल होता है मुक्त पतन, यानी कि वैक्यूम ही आपके वो जगह होती है जहां पर अगर आप दो अलग अलग, एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु, दोनों को अगर आप समान हाइट से गिराएंगे तो वो समान समय में नीचे जाके गिरेगी। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप एक कागज का टुकड़ा और एक भारी वस्तु दोनों को आप गिराएंगे तो आपकी जो भारी वस्तु है वो आपके जल्दी पृथ्वी पर टकराएगी, जबकि जो हल्की है वो आपके टाइम लेगी। लेकिन मुक्त पतन में क्या होता है, फ्री फॉल में, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी के अलावा कोई फैक्टर नहीं लगता, ठीक है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था आपका, जिसको बोलते हैं आपका मुक्त पतन, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, यहां पर अगला टॉपिक है, छोटे छोटे से जिनके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। अगला जो है आपका, जो आपका है भारहीनता, क्या बोलते हैं इसको, भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस, क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस, ठीक है, वेटलेसनेस, ठीक है। देखो तो देखो ये क्या चीज होती है, देखिए मान लीजिए आप किसी झूले में झूल रहे हो, जैसे गांव में तीज के मेला लगता है, तीज जब आती है, तीज का त्योहार जब आता है तो उस समय लोग झूलते हैं। तो मान लीजिए आप झूला झूल रहे हैं और अचानक से आपका जो रस्सी है वो टूट जाए, तो उस स्थिति में आपकी जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं भारहीनता। यानी कि जब हमको ऐसा लगे कि हमारा जो भार है, मतलब वजन है, वो हमारे शरीर का वजन हमको फील ही नहीं हो, ठीक है, हमारे शरीर का जो वजन है वो हमको फील ही नहीं हो, उसे हम बोलते हैं भारहीनता, ठीक है। अब देखिए भारहीनता की बात हो रही है तो हम लिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए लिफ्ट की गति, ठीक है, यानी कि लिफ्ट की गति यानी कि लिफ्ट में जब कोई आदमी जाता है तो उसके भार में कैसे परिवर्तन होता है।
तीन स्थितियां वहां पर होती है मेनली। पहला, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, क्या हो रही है, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आपको ध्यान रखना है, यदि लिफ्ट जो है आपकी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, उस स्थिति में हमको जो हमारा वजन है वो बढ़ा हुआ लगता है, बढ़ा हुआ, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। हमको ऐसा फील होता है कि हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा हो जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर गति करते हैं। दूसरा, अगर हम लिफ्ट में नीचे की ओर जाते हैं, अगर हम लिफ्ट में नीचे की ओर जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो वजन है बहुत कम हो गया हो, घट गया हो। अगर हम लिफ्ट में जाते हैं नीचे की ओर तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी जो लिफ्ट है वो, हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन है वो यहाँ पर कम हो रहा है। कब, जब आपका एक्सेलरेशन हो तब, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको फील नहीं होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिफ्ट एक समान गति से चल रही है आपको महसूस ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना, लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन, लिफ्ट में त्वरण उत्पन्न होना चाहिए, तब आपको ऐसा लगेगा। और थर्ड स्थिति, अगर लिफ्ट अचानक से फेल हो जाए, ठीक है, लिफ्ट अगर खराब हो जाए तो उस स्थिति में ऐसा क्या होता है कि लिफ्ट अगर खराब हो जाती है, लिफ्ट अचानक से नीचे गिर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं, आपका यही स्थिति भारहीनता मतलब वेटलेसनेस, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में कुछ वजन ही नहीं हो, आपके शरीर में कुछ आपका जो वजन है वो आपका जीरो लगेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब लिफ्ट, ठीक है, आपको और चीज़ें मैं यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का वजन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में रखा हुआ वजन घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट समान वेग से, ठीक है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए तो लिफ्ट में रखे हुए पिंड के भार में कोई चेंज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना। क्यों? देखिए, क्योंकि देखिए आपका जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, या भार लगेगा, जो भार होता है, भार, ठीक है, वेट जो होता है W बराबर होता है mg, ठीक है। तो यहां पर होगा कि जो ग्रेविटी है ना भाई, ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन होगा F बराबर ma जो होता है, A बराबर हो जाएगा g। तो अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी तो W में बदलाव होगा, और अगर A सेम है या g का मान सेम है तो कैसे बदलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि, ठीक है। और आगे यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु अगर नीचे की ओर जाए तो वस्तु में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति बोलते हैं। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी छत से उठकर उसकी फर्श से उठकर छत में लग जाएगा। मतलब कैसे? मान लीजिए आप जो लिफ्ट है, लिफ्ट से हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का जो त्वरण है वो आपके गुरुत्वीय त्वरण से क्या है, अधिक हो गया, तो उस स्थिति में लिफ्ट में मान लीजिए आप कोई सामान लेके जा रहे हैं, मतलब लिफ्ट अचानक से नीचे गिरी, ठीक है, तो होगा क्या, लिफ्ट में जो सामान रखा गया है, अगर जो लिफ्ट में का गुरुत्वीय त्वरण है, वो लिफ्ट का त्वरण वो आपके गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो गया, तो लिफ्ट अचानक से आएगी तो उसमें जो भी आपका सामान रखा गया है वो ऊपर उछलेगा और ऊपर जाके टकरा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था लिफ्ट की गति पर आधारित, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके जो केपलर के नियम हैं उनको हम देख लेते हैं, और केपलर के नियम के बाद थोड़ी चीजें हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं केपलर के नियम, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं केपलर ने आपके 3 नियम दिए थे, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिए, केपलर के नियम, केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर ने क्या नियम दिए थे? तो ध्यान रखना कि केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम दिए थे, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिए, केपलर के नियम। केपलर ने आपके 3 नियम दिए थे गति के। पहला, देखिए, पहला आपके क्या नियम दिया था, केपलर्स लॉ, ठीक है। तो पहला नियम आपने दिया था केपलर ने, कि केपलर ने ये कहा था कि आपके जो ग्रह होते हैं, ग्रह वो एक दीर्घ वृत्त में गति करते हैं, ठीक है। आपके जो ग्रह होते हैं वो एक दीर्घ वृत्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि आपके जो कोई प्लैनेट होता है उनका जो आकार होता है वो आपका दीर्घ वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्त में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्त क्या होता है, आपका जो वृत्त होता है ना ऐसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे अंडाकार जैसा होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त। तो पहला जो नियम है वो आपके कहलाता है
कि प्रत्येक ग्रह की जो कक्षा होती है एक दीर्घ वृत्त जैसी होती है और इस दीर्घ वृत्त के केंद्र पर आपका जो सूर्य होता है वो आपके स्थित होता है। मतलब इसका जहां भी केंद्र होगा, ठीक है, तो इस केंद्र पर आपका क्या होता है, सूर्य स्थित होता है। ठीक है जी, आपका पहला नियम कहलाता है केपलर का, यानी कि आपके जो ग्रह होते हैं वो एक दीर्घ वृत्त में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इस दीर्घ वृत्त के केंद्र में आपका सूर्य स्थित होता है। ठीक है, ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम ये आपका कहलाता है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि आपके देखिए यहां अगर हम बात करें यहां से कि मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है ए, यहां पर कोई पॉइंट है बी, यहां पर कोई पॉइंट है सी, यहां पर कोई पॉइंट है डी, तो यहां पर आपसे बोला गया कि यहां से ए से बी तक जाने में, बी से सी तक जाने में, सी से डी तक जाने में जो टाइम होगा वो आपका समान लगेगा। मतलब आपके मान लीजिए यहाँ कोई ये आपका कोई ग्रह है, यहाँ कोई ग्रह है, यहाँ कोई ग्रह है और ये चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार में, तो समान समय में समान क्षेत्रफल कवर होता है। यह आपका सेकंड नियम कहलाता है। यानी कि आपका क्षेत्रफल ओ ए बी है ना, जो है ओ ए बी, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है वो आपके सी और ओ सी डी यानी कि इसके बराबर होगा। किसके, आपका ओ सी डी के। ठीक है, ओ सी डी यानी कि ये। ठीक है, तो यानी कि समान समय में समान क्षेत्रफल आपके कवर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेकंड नियम कहलाता है। और थर्ड नियम कहलाता है कि सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी होती है, मान लीजिए कोई भी ग्रह है, ठीक है, कोई भी ग्रह आप मान लीजिए, उसकी सूर्य से जो औसत दूरी होती है, ठीक है, थर्ड नियम जो कहलाता है, फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। तो थर्ड नियम में कहलाता है कि आपके सूर्य से किसी ग्रह की जो दूरी होती है, औसत दूरी, ठीक है, औसत दूरी आर, उसका जो घन होता है, उसका जो घन वो आपके सूर्य के परिक्रमण काल के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि आपका जो सूर्य, कोई आपका ग्रह है तो उसकी जो यहाँ से सूर्य से त्रिज्या दूरी होगी, औसत दूरी जिसको हम बोलते हैं आर, इसका जो क्यूब होगा वो सूर्य के परिभ्रमण काल, मतलब एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो आपका टाइम लगेगा उसके क्या होता है, स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसको हम इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बराबर आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो ये आप है ग्रह के केपलर के 3 नियम कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तीनों नियम होते हैं, ये आपके केपलर के 3 नियम कहलाते हैं। पहला कि आपके जो ग्रह होते हैं वो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसके केंद्र में आपका सूर्य स्थित होता है। दूसरा कि आपके जो ग्रह होते हैं जब आपके चक्कर लगाते हैं सूर्य का, तो समान समय में उनकी जो रेखा होती है जो आपके सूर्य को और ग्रह को मिलाती है, तो वह रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करती है। और थर्ड कि आपका सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी होती है उसका क्यूब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो लगाया गया समय है उसके स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये आपके केपलर की गति के 3 नियम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य के अधीन गति। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई ग्रह है, वो आपके गुरुत्व के अधीन गति, जब का कोई का आपका पिंड होता है, जब वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है तो उस समय उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं करना चाहे तो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि आपके जब कोई आपका पिंड होता है ना, न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे। ठीक है, बड़े शानदार प्रश्न है। ठीक है, मजा आ जाएगा। 120-30 क्वेश्चन से आपके ग्रेविटी वाले चैप्टर से जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में हुए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम बात करते हैं आपके गुरुत्वीय बल के अधीन गति। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण लिख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय बल की बात है। गुरुत्वीय बल के अधीन गति। ठीक है, अधीन गति मतलब मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस समय आपकी जो गति होती है वो कैसे चेंज होती है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे बदलती है। देखिए तो देखिए हमने गति के 3 नियम पढ़े थे जो कि आपके न्यूटन ने दिए थे, 3 समीकरण। ठीक है, पहला जो आपका था वो था v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा आपके होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो था वो आपका था 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी गति के 3 इक्वेशन कहलाते हैं, आपके मोशन के 3 इक्वेशन कहलाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर v क्या होता है, अंतिम वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, a क्या होता है, त्वरण, t होता है टाइम, s वाला होता है दूरी, और ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो जब आपका कोई पिंड होता है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब वो गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गति करता है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है ना, और ये आपके गति करना चाहता है कोई पिंड, तो ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपका जो गुरुत्वीय बल है वो नहीं चाहेगा कि आपके वस्तुएं गति करें, क्योंकि वो अपनी ओर खींचेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो त्वरण है, ठीक है, जो त्वरण है वो आपके गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कि पृथ्वी नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई मोमेंट हो, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उसको गति करना नहीं चाहता है, ठीक है, उसको गति करने नहीं देता है, इसलिए जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो इन सारे इक्वेशन में आपको a बराबर -g रख देना है, बस और कुछ नहीं करना। इसलिए अब जो नए समीकरण बन गए गुरुत्वीय बल के अधीन करने वाले समीकरण आपके गति के, ठीक है, यानी कि जब कोई पिंड गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रहा है तो उस स्थिति में उसके जो समीकरण बनेंगे, पहला समीकरण बनेगा v बराबर u माइनस gt, ये आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरा बनेगा s बराबर, s को हम हाइट लेते हैं, ध्यान रखना है, s का मतलब दूरी नहीं होता है, अब बन जाएगा हाइट, यानी कि वस्तु कितनी ऊंचाई पर रनिंग कर रही है, तो हाइट बराबर आ जाएगा आपका ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये बन गया दूसरा। और तीसरा क्या बनेगा, 2ah बराबर बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब आपके गति के जो तीनों समीकरण हैं वो आपके इस प्रकार से बदल जाते हैं, मतलब आपका जो a हो जाता है माइनस का g, और आपके तीनों समीकरण हैं वो इस प्रकार से चेंजेस हो जाते हैं। और इनके ऊपर इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके आते हैं जो आपके रेल में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम करेंगे, इन जो क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे कल, बहुत ही शानदार तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे सबको हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके जो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक दो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनको हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं तो वीडियो है वो कितना लेंदी हो गया है, ठीक है, और फिर इसको हम ठीक है, तो 36 मिनट का हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं उनको हम कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी न्यूमेरिकल आपको पता है, न्यूमेरिकल जो है वो आपके 100 से ऊपर हम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि 100 से ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो एक दिन में तो न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं होंगे। तो कल हम इस चैप्टर में जो बचा हुआ भाग है, जैसे आपका कौन कौन सा बच रहा है, पलायन वेग बच रहा है, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे। और तो आपका कुछ आपको फैक्ट बता दूंगा मैं ग्रेविटी के बारे में वो, और उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए कल के लिए मिलते हैं फिर आपसे कल क्लास में, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल की क्लास में मिलते हैं। कल हम करेंगे न्यूमेरिकल और ग्रेविटी के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बताऊंगा, और फिर जो हमारे रेलवे भर्ती परीक्षा में जो आपके ग्रेविटी से जो भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।